हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के कंपैरेटिवली ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करता है। लास्ट चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लिया था कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे रेट एक रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी दोनों तरफ रिएक्शन सेम स्पीड से चलती है। अब वही इक्विलिब्रियम यहाँ पे आयनिक वर्ड के साथ आ रहा है, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम मीन्स आयंस का इक्विलिब्रियम, राइट। तो आयंस का इक्विलिब्रियम, आयंस कहाँ से आएंगे? आयंस आते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स से। आयंस है क्या? पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कहलाती है। हमने कोई एक इलेक्ट्रोलाइट या मॉलिक्यूल ले लिया, सपोज AB, वो डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होके वो एक पॉजिटिव आयन दे रहा है और एक नेगेटिव आयन दे रहा है। पॉजिटिव आयन जिसको हम कैटायन कहते हैं और नेगेटिव आयन जिसको हम एनायन कहते हैं। हमने ये रिवर्सिबल एरो शो किया है, जो ये क्या दिखाएगा कि इस रिएक्शन में एक कंडीशन ऐसी आएगी जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम मीन्स वही कि जितनी स्पीड से ये मॉलिक्यूल्स, जो AB के मॉलिक्यूल्स हैं, जितनी स्पीड से ये डिसोसिएट होके आयंस देंगे A+ और B-, ये आयंस देंगे, उतनी ही स्पीड से ये आयंस आपस में कंबाइन होंगे और वापस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से जब मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, उसको हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे जितनी स्पीड से मॉलिक्यूल्स आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतनी ही स्पीड से, यानी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा जिससे आयंस वापस कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें CH3COOH, जो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, राइट, इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। ये जो आयंस प्रोड्यूस करेगा वो होंगे एसिटेट आयंस और +H+। बेसिकली ये एक एसिड है और एक्वस सॉल्यूशन में ये H+ आयंस प्रोड्यूस करता है। तो कुछ ये रिएक्शन आएगी और अगेन डबल हेडेड एरो आ रहा है जो ये शो कर रहा है कि इसमें इक्विलिब्रियम आएगा रिएक्शन में, यानी जो एसिटिक एसिड है वो आयंस भी देगा, एसिटेट आयंस और H+ आयंस, और यही आयंस वापस से कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, यानी कि एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आयंस आए कहाँ से? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आयंस आ रहे हैं वो एक्वस सॉल्यूशन से आ रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन, अगर हम एक्वस सॉल्यूशंस प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे। जितने भी सॉलिड्स हैं, भले ही वो इलेक्ट्रोलाइट क्यों ना हो, लेकिन अनटिल अनलेस हम उनके एक्वस सॉल्यूशंस प्रिपेयर नहीं करते या उनको मोल्टेन फॉर्म में नहीं लेते, वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन हम लेते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन मीन्स हमने एसिटिक एसिड का वाटर में सॉल्यूशन बनाया हुआ है। वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है और वाटर में जो सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशंस। और अगर वाटर के अलावा हम कोई दूसरा सॉल्वेंट ले रहे हैं तो उन सॉल्यूशंस को हम बोल देंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, राइट। तो यहाँ हमने एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। अब अगर यही सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती, यहाँ पे हमने अगर एक्वस सॉल्यूशंस शुगर का लिया होता, तो क्या आयंस प्रोड्यूस होते? शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। शुगर को हमने वाटर में डिसॉल्व कर लिया और उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। अब हम इससे एक्सपेक्ट करें कि क्या यहाँ पे आयंस आएंगे? तो आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, नो आयंस, आयंस नहीं आ रहे, राइट। आयंस क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ आयंस नहीं आ रहे हैं और यहाँ पे आयंस क्यों आ रहे हैं? इसी पॉइंट के साथ हमारा जो कंसेप्ट आएगा वो है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, माइकल फेराडे, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे अपना सारा वर्क किया था, उन्होंने ही इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। और उन्होंने क्या किया था, जितने केमिकल्स अवेलेबल हैं, यानी कि एसिड्स, केमिकल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास एसिड्स हैं, बेसिस हैं और सॉल्ट्स हैं, राइट। तो एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स को उन्होंने क्या किया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। सब्सटेंसेस को उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप को उन्होंने बोला इलेक्ट्रोलाइट
और दूसरे ग्रुप को बोला उन्होंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं कैन बी डिवाइडेड इनटू substances can be divided into two groups। पहला ग्रुप हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरा ग्रुप हमारे पास है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? माइकल फेराडे ने ही ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो एक्वा सोल्यूशन होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी वो क्यों कंडक्ट कर पाते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए कंडक्ट कर पाते हैं क्योंकि उनके एक्वा सोल्यूशन के अंदर उनके आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कंडक्टिविटी में हेल्प करते हैं। जितने ज़्यादा आयंस होंगे कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ऐसे सारे सब्सटेंस जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और ईजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसी के ऑपोजिट जो सब्सटेंसेस अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस, ऑफ कोर्स, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम अगर बोलेंगे तो दे डिसोसिएट इनटू आयंस, दे डिसोसिएट इनटू देयर आयंस and can conduct electricity। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की हम जब बात करते हैं, दे डू नॉट फर्निश आयंस। ये आयंस फर्निश नहीं करेंगे, ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, डू नॉट फर्निश आयंस, सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यही मेन डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइट में और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं अगर हम बात करें तो अभी हमने ऊपर लिखा था जैसे सुक्रोज या शुगर, उसके अलावा ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया का सोल्यूशन, ये सारे के सारे सोल्यूशंस जो हैं ये क्या करेंगे? आयंस को प्रोड्यूस नहीं करेंगे और एब्सेंस ऑफ आयंस की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी। बाकी जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो अभी हमने जैसे यहाँ ऊपर लिखा था हमारे एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स, राइट? एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, ये किसकी तरह काम करते हैं? ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं जितने भी हमारे पास एसिड्स हों। अब एसिड्स भी हमारे पास वीक एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, सेम वे बेसिस भी वीक और स्ट्रॉन्ग होते हैं, अभी हम उस पर भी बात करेंगे, और सॉल्ट्स, राइट? ये सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। जब हम इनके सॉल्यूशंस प्रिपेयर करेंगे तो आयंस की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब एक चीज़ और जो देखने में आई वो ये कि सारे के सारे एसिड, बेसिस या सॉल्ट्स सेम एक्सटेंट से, यानी कि सेम रेट से आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कुछ कम आयंस प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और इसके बेसिस पे जो इलेक्ट्रोलाइट को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया वो दो ग्रुप हैं। पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह के हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं और दूसरा हम बोल रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट? अब नाम से ही जैसे पता चल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या कहा? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है, यानी कि उनका आयंस में जो ब्रेक करने का रेट होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑलमोस्ट 100% कहलाता है। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने एक्वा सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज या कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। और उसी के कंपैटिबली जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो बहुत ही कम होता है। जो वैल्यू कैलकुलेट करके निकाली गई है, मैक्सिमम वैल्यू वो 3 to 5% है। अगर बहुत से बहुत भी वो आयोनाइज होंगे तो 3 to 5% होंगे, उससे कम ही होगा रेट, उससे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कभी भी 3 to 5% से ऊपर नहीं जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेस कंप्लीटली ऑलमोस्ट 100%,
और वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन जो होगा वो 3 to 5% मैक्सिमम होता है। आयोनाइजेशन के लिए हम एक चीज़ और लिखते हैं जो भी हम बात करेंगे, वो है अल्फ़ा, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी आयोनाइजेशन कितनी वैल्यू तक हुआ है, उसका डिग्री क्या है, उसका रेट क्या है, कितना आयोनाइज हुआ है। अब इन दोनों के हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स क्या हैं। लेकिन इस चैप्टर में जो हमें फोकस करना है आयनिक इक्विलिब्रियम में, वो मेन फोकस हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही रहेगा। उसका रीज़न क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही हमारा फोकस रहना है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं हमने कहा वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। तो अगर वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे, राइट, तो उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आती है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट एक लिमिट तक बहुत कम डिसोसिएट हो रहे हैं। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, इनका जो आयोनाइजेशन है ये बेसिकली एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें इक्विलिब्रियम आता है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की ही ज़्यादा बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हम पढ़ेंगे, जब हम पीएच वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के भी एग्जाम्पल्स आते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में ज़्यादातर जो फोकस होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे ही होगा। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे SA, एंड ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये सब इसी में ही आएंगे, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल्स क्या हैं, लाइक जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो मिनरल एसिड जितने भी हमारे हैं, जैसे कि HCl, HNO3 और H2SO4, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंसिडर होते हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करते हैं तो ग्रुप 1 की जो मेटल्स हैं और ग्रुप 2 की जो मेटल्स हैं, वो जब अपने बेसिस यानी हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं तो वो सब स्ट्रॉन्ग बेसिस कंसिडर होते हैं। तो ग्रुप 1 में आता है सोडियम पोटेशियम यानी NaOH और KOH, इसका बेस जब बनेगा। या फिर अगर हम बात करें तो सेकेंड ग्रुप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, राइट। इसके अलावा सॉल्ट्स, अब सॉल्ट्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं एसिड और बेसिस का, राइट। तो एसिड और बेस, जैसे अगर सपोज हमने ले लिया NaOH ले लिया, एक बेस है, और एसिटिक एसिड हमने ले लिया जो एक एसिड है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और जो एसिटिक एसिड है उसको हम एक वीक एसिड कंसिडर करते हैं। ये दोनों जब कंबाइन करेंगे यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो जो हमारे पास सॉल्ट बन के आएगा उसका नाम होगा सोडियम एसीटेट प्लस वाटर आएगा। सेम वे अगर हम NaOH ले लें और HCl ले लें तो जो सॉल्ट बन के आएगा वो होगा NaCl प्लस H2O। अब ये दो सॉल्ट बन के आए, इन दो सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, इस सॉल्ट में जो एसिड है या जो एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है या जो एनायनिक पार्ट है वो कहाँ से आ रहा है, वीक एसिड से आ रहा है, और NaCl में जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट है वो कहाँ से आ रहा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है। तो बेसिकली इस सॉल्ट को हम बोलेंगे कि दिस सॉल्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ किसका किसका, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। और NaCl को हम बोलते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कोई भी सॉल्ट हो और उसमें चाहे तो दोनों कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहे हो या कोई भी एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा हो, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही कंसिडर होगा। तो जो सोडियम एसीटेट है CH3COO Na, इसको हम बोलेंगे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl कहाँ से आएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जो एक वीक बेस होता है, और Cl कहाँ से आ रहा है, HCl से जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ही कैटेगरी में रखेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम जाते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे के सारे हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह कंसिडर होते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, हमने पहले भी कहा कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, डाइल्यूशन बढ़ाने से लेकिन इनका आयोनाइजेशन बढ़ता है, और बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट पे इनका आयोनाइजेशन होगा अदरवाइज, लेकिन अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं तो इनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बढ़ता जाता है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारे वीक एसिड्स आएंगे, और वीक एसिड्स में हम बोलते हैं एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है।
इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4 और बोरिक एसिड H3BO3 और इसके अलावा आपको एक और देखने को मिलेगा एसिड HCN। एक और एसिड ले लेते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को भी वीक एसिड कंसिडर करते हैं। वीक बेसिस में जो हमारे पास एक नाम आता है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर NH4OH या फिर इसके अलावा सॉल्ट्स। अगर हम बात करें सॉल्ट्स, और सॉल्ट्स किसके, जिसमें हमारा वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बने होंगे। वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल अगर हम वीक एसिड ले लें कार्बोनिक एसिड या फिर एसिटेट आयन और वीक बेस ले लें अमोनियम, तो हमारे पास सॉल्ट कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पे, NH4 होल ट्वाइस CO3, राइट। CO3 आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये कार्बोनिक एसिड से आ रहा है। ये सॉल्ट हमारा बनेगा अमोनियम कार्बोनेट। तो वीक बेस है, वीक एसिड है, तो जो सॉल्ट बन के आ रहा है वो वीक बेस और वीक एसिड का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और यही क्या हो सकता है, NH4 या CH3COO और अमोनियम एसिटेट, राइट। अमोनियम एसिटेट में भी एसिटेट आयन जो आ रहे हैं वो वीक एसिड से आ रहे हैं, एसिटिक एसिड से, और अमोनियम कहाँ से आ रहा है, वीक बेस से आ रहा है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के हैं और आपको इन्हीं को ही ध्यान रखना है, क्योंकि आप चैप्टर में आगे देखेंगे कि बार बार यही सारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड या फिर कार्बोनिक एसिड, इन्हीं सारे एसिड्स की ही बात होगी, क्योंकि पहले ही बात करी कि इस चैप्टर में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात ज़्यादा होनी है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो मेन डिफरेंस होता है वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी उनकी जो अल्फा की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो या तो 1 आती है या फिर हम बोलते हैं 100% आयोनाइजेशन हो रहा है, यानी जितने मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे वो पूरे के पूरे ब्रेक हो गए हैं अपने आयंस में। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। सोल्यूशन में हमारे पास सपोज हमने एसिटिक एसिड लिया है या कोई भी हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है और जब हमने उसका सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर किया तो उस सोल्यूशन के अंदर आयंस भी प्रोड्यूस्ड होंगे जो डिसोसिएट होकर आए होंगे और उसके अलावा अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ हमें इक्विलिब्रियम मिलता है। अब जो हम अल्फा की बात कर रहे हैं, ये अल्फा बेसिकली है क्या? अल्फा को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बोलते हैं कि कितना आयोनाइज हो रहा है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस। हम कैसे डिफाइन करते हैं अल्फा? तो हम बोलते हैं द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी हमने जितने मॉलिक्यूल्स लिए थे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस ही डिसोसिएट होंगे, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जितना हमने लिया था उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स लिए थे उसमें से कितने जो हैं वो आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितने जो हैं वो आयोनाइज हो रहे हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एट अ पर्टिकुलर डाइल्यूशन, क्योंकि अभी हमने कहा था कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, यानी जितना हम पानी ऐड करेंगे उस सोल्यूशन के अंदर उतना ज़्यादा वो पानी या वाटर क्या करेगा, उन मॉलिक्यूल्स जो अनडिसोसिएटेड रह गए हैं उनको ब्रेक करने में या आयोनाइज करने में हेल्प करता है। तो एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन पे टोटल मॉलिक्यूल में से कितने जो है आयोनाइज हुए वही चीज़ कहलाती है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को जब हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं तो बड़ा लंबा सा देखने में लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, ये डेफिनेशन वाली चीज़ को ही हमने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला के फॉर्म में। तो अल्फ़ा हम बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड एज आयंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर हमने जितने मॉलिक्यूल्स लिए थे वो सारे के सारे अगर डिसोसिएट हो जाएं तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी? सपोज हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए और 100 में से 100 सारे के सारे आयोनाइज हो गए या 99 भी हो गए, तो 99 अगर हुए हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी? 0.99, जिसको हम राउंड ऑफ करके क्या बोल सकते हैं? 1। या फिर अगर हमने कहा हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए और 100 के 100 जो है वो आयोनाइज हो गए तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? अल्फ़ा की 1। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब हम बात करते हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आता है? अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है 1, यानी सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयोनाइज हो जाएंगे। और यही अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो अल्फ़ा को हम क्या करें? 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन मिल जाएगा। तो परसेंटेज आयोनाइजेशन अगर निकालना है, परसेंटेज आयोनाइजेशन सिंपल है
कि जो भी अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 100 कर दें तो हमें परसेंटेज आयोनाइजेशन मिल जाएगा। तो दिस इज़ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेट्स सी ये फैक्टर्स हैं क्या जिन पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड करेगा। 4 फैक्टर्स हैं जिन पे अल्फ़ा या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड करता है। 4 फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डाइल्यूशन और टेम्परेचर। नेचर ऑफ सॉल्यूट, अभी हमने बात करी कि हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं वो वीक भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो वीक भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट फर्निश लेस आयंस, and strong electrolytes furnish more ions, right? तो डिपेंड कर रहा है अल्फ़ा सॉल्यूट के ऊपर कि अगर हमारा सॉल्यूट वीक होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू कम आएगी, लेकिन अगर सॉल्यूट स्ट्रॉन्ग है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर हमने ले रखा है तो वो अल्फ़ा की वैल्यू बढ़कर आएगी हमारे पास। तो नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, एट द सेम टाइम नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट का रोल है क्या? सॉल्वेंट जो है वो क्या करता है, जैसे हमने एक सॉल्वेंट वाटर लिया और वाटर के अंदर अगर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो सॉल्वेंट क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्या मॉलिक्यूल होगा, तो बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे ही। आयनिक बॉन्ड हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, या फिर कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। तो बेसिकली वाटर का रोल या फिर किसी भी सॉल्वेंट का रोल होता है इन्हीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करना। जो दो आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उसको डिक्रीज करेगा, राइट, और आयंस को सेपरेट कर देगा। तो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसीलिए बोलते हैं कि वाटर की एक प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम दूसरे सॉल्वेंट से कंपेयर करें तो काफ़ी हाई होता है। दूसरे सॉल्वेंट कौन से, अगर हम लिख लें, वाटर है हमारे पास और मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये सब सॉल्वेंट की तरह यूज़ होते हैं। इसके अलावा इथाइल अल्कोहल भी लिख लेते हैं, इथाइल अल्कोहल और एसीटोन, राइट। अगर हम ये 4 सॉल्वेंट्स की बात करें तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें सबसे ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट या सब्सटेंस, उतना ही अच्छा सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें सबसे ज़्यादा है 81, मिथाइल अल्कोहल का आता है 35, 27 और 21। तो यू कैन सी जो वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डिक्रीज कर रही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम वाटर में सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो आयन ज़्यादा आएंगे कंपैरेटिवली अगर हमने मिथाइल अल्कोहल में प्रिपेयर किया है, राइट। तो अल्फ़ा की वैल्यू सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पे डिपेंड कर रही है। फिर डाइल्यूशन पे तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अल्फ़ा। जैसे अभी हम 2 बार एक सेंटेंस बोल चुके हैं, बात कर चुके हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाने से डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाता है। अब ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज हो ही चुके हैं, तो उनके तो आयोनाइजेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा डाइल्यूशन, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनका आयोनाइजेशन डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, वो यही कहता है कि एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ अल्फा इंक्रीजेस, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो बेसिकली जब हम डाइल्यूशन की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी अल्फा इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, अल्फ़ा की वैल्यू डाइल्यूशन के साथ बढ़ेगी। और फिर से एक चीज़ या एक सेंटेंस को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी 100% डिसोसिएट हो चुके थे, तो क्या अल्फ़ा की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज होगी उससे अगर हमने डाइल्यूशन बढ़ाया? तो ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा डिसोसिएट पहले ही हो चुके हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होते हैं, उनका जो अल्फ़ा आएगा यानी जो उनका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आएगा वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करेगा ही करेगा, राइट। और डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज कर रहे हैं। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस या सोल्यूशन के अंदर हम जब वाटर ऐड करते हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर ऐड करने से क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। वॉल्यूम और कंसंट्रेशन में ये रिलेशनशिप आती है, राइट। तो अल्फ़ा इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्या करेगी?
इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म में बोलेंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। और फिर लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, राइट, वैसे वैसे क्या होगा, मॉलिकुलर स्पीड बढ़ती है। और मॉलिकुलर स्पीड अगर बढ़ती है तो वो क्या करेगी, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करेगी और ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे। इसको आप ऐसे सॉल्युबिलिटी के टर्म में भी समझ सकते हैं कि जब हम शुगर को डिसॉल्व करने की बात करते हैं तो शुगर हो सकता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ही रूम टेम्परेचर पे जाके, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन हम बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व होता है, लेकिन अगर हम उसको हीट कर दें तो फिर उसके अंदर और शुगर का अमाउंट जो है वो सॉल्युबल हो जाता है। तो जैसे सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है, वैसे ही अल्फा की वैल्यू भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है। तो टेम्परेचर के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया कि अल्फा या फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। तो आज की क्लास में हमने जो बात करी है वो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करी है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमने कहा दो तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। उसके अलावा जो हमने बात करी वो हमने बात करी अल्फा की, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, राइट। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने इसकी बात करी। और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑन विच अल्फा डिपेंड्स। और 4 फैक्टर हमने डिस्कस किए, नेचर ऑफ द सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डाइल्यूशन एंड टेम्परेचर। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।